नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले आपको इनकी जन्म तारीख बता देता हूं ताकि आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लें, और फिर इसके पश्चात हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1988 और जन्म का समय है प्रातः 4:26 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में। ब्राह्मण वर्ण, मनुष्यगण, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली में आइए, धनुलग्न की इनकी कुंडली आप देख रहे हैं। अग्नि तत्वीय लग्न, लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में पंचम पति बनते हैं। मंगल जाकर के लग्न में बैठे हैं, यानी लग्नेश और पंचमेश ने आपस में परिवर्तन कर रखा है। बढ़िया है। हालांकि अलग बात है कि चलित में ये किसी और भाव का फल दे रहे हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पर लग्नेश और पंचमेश का यानी केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाना यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। लग्न में शनिदेव को आप देख रहे हैं, जो कि इस जन्म कुंडली में धन भाव और तृतीय भाव के स्वामी बनकर के लग्नगत हैं। और कैसे हैं तो वो इस कुंडली में पंचमेश के साथ युति बनाए हुए हैं। धनेश का संबंध पंचमेश से, और वो भी लग्न में। ये आमतौर पर देखा जाए तो इन ग्रहों का संबंध, विशेष करके शनिदेव का लग्नगत होना, कुछ बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये जीवन काल में हर कार्य को विलंबित कराने वाले हैं। परंतु लग्नगत शनिदेव धनेश के साथ युति बनाए हुए हैं, और धन भाव, द्वितीय भाव जो है ये ज्ञान का भाव है, और पंचम भाव भी शिक्षा से संबंधित है। तो इन दोनों के अधिपतियों की युति अगर लग्न में हो जाए, केंद्र में हो जाए, तो ये बढ़िया माना जाएगा। अब देखिए, सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठवें और 11वें भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के लाभ भाव में बनी हुई है। हालांकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा और शुक्र की युति को आप देख रहे हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। गौर करिएगा, मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि चंद्रमा और शुक्र की युति जन्म कुंडली में अगर किसी भाव में हो जाए तो जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है। चतुर्थ भाव माता का घर है, ये बताता है कि माता के व्यक्तित्व को ये भव्य कर देगा। खैर, आगे बढ़िए। इस कुंडली में अगर देखें तो बुध जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, वाणी के कारक बनते हैं, और द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरु से केंद्र का संबंध। अब मैं आपको चलित से जरा अवगत करा देता हूं। चलित में इनकी कुंडली में मंगल और शनि जो कि लग्न में दिखाई पड़ रहे हैं, फल 12वें का दे रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में पंचम में दिखाई पड़ रहे हैं, फल दे रहे हैं चतुर्थ का। एक और बात, ये सूर्य और बुध फल दे रहे हैं। सूर्य बुध तो ऑलरेडी वहीं पर है। सूर्य फल दे रहे हैं द्वितीय भाव का, और चंद्रमा और शुक्र फल दे रहे हैं तृतीय भाव का। यानी आप चलित में जाकर के देखते हैं इस कुंडली को तो बहुत सी चीजें एकदम से परिवर्तित आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये हुई इनकी कुंडली। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं इनके प्रश्नों की ओर आपको पहले लेकर के चलता हूं। वहां उससे पूर्व एक और बात आपको बताना चाहता हूं। धनु लग्न की कुंडली है। इनको वर्तमान समय में अपने आखिरी चरणों में केतु की दशा ये देख रहे हैं। 3 फरवरी 2023 को केतु समाप्त हो जाएंगे, और आप जानते हैं कि केतु की दशा के बाद इनको किसकी दशा लगेगी, तो शुक्र की। धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं। हालांकि उच्च राशि में बैठे हुए आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, और उच्च राशि में बैठ करके मालव्य योग का निर्माण करें। जैसा कि मैंने कहा, फल यहां का नहीं दे रहे हैं, फल तो वो दे रहे हैं तृतीय भाव का। लेकिन हम किस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, धनु लग्न की। तो धनु लग्न की कुंडली और मीन राशि यानी पूरी तरह से गुरु से प्रभावित, जहां शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह बन जाते हैं देव गुरु बृहस्पति के। फलतः शुक्र की दशा का इनके जीवन काल में, अब मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहता रहा हूं कि शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो नुकसान भी करें तो उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन है अकारक ग्रह तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अपना प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। सीधे इनके प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। उन्होंने पूछा है, मैं अभी बीएड का छात्र हूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं? अब इनका जो पहला प्रश्न है उसके जस्ट बाद इनका जो दूसरा प्रश्न है वो पहले प्रश्न को काट देता है। प्रायः लोग या तो इस मामले में कंफ्यूज होते हैं, उनको संशय होता है, या वो ठीक से इस बात को समझ नहीं पाते। खैर, इन्होंने लिखा अगला प्रश्न में, मैं विदेश जाकर के नौकरी करना चाहता हूं।
क्या मैं विदेश जाकर के धन अर्जित करने का योग रखता हूं या योग है मेरी कुंडली में, ये जानना चाहते हैं। अब जरा बताइए कि जिस बंदे ने बीएड कर रखा है वो सीधा सीधा विदेश क्या करने जाएगा? तो मैं सीधा आप ही से पूछ रहा हूं, अगर आप कहते कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, आईएफएस करके मैं जाना चाहता हूं विदेश, तो मेरे नजर में एक बार विचार होता। आप बीएड करके विदेश क्या करने जाएंगे? या तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता है जब राहु की दशा विद्यार्थी के जीवन काल में आती है तो मैं क्यों कहा करता हूं कि राहु की दशा बेहद खराब हो जाती है, जबकि राहु कारक भी क्यों न हो। और राहु की बात मैं करूं तो यही मैं कहता हूं कि यही राहु जीवन के मध्यावधि में कष्ट तो यहां भी देता है, लेकिन सफलता भी जबरदस्त दिलाता है। जीवन के बाकी किसी फील्ड में भ्रम चलेगा, लेकिन बाल्यकाल में और शिक्षा के काल में तो नहीं चलेगा। बाल्यकाल में तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा के काल में अगर अभी भी हैं तो सीधी सी बात है कि ऑलरेडी आपके जीवन में सब कुछ विलंबित ही है। 88 के हैं आप और अभी बीएड ही कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप बहुत विलंबित चल रहे हैं, आपकी गाड़ी तो काफी डिले है। शनिदेव का ये प्रभाव है। अब दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं तो कहूंगा सरकारी नौकरी से तो फिर अच्छा कहीं आपका विदेश चले जाना ही है। क्यों? क्योंकि शुक्र की दशा आपको अब लग रही है, शुक्र की दशा लगने जा रही है। गौर से समझिएगा इस बात को, मेरे ज्योतिष के प्रिय दर्शक भी जरा समझने का प्रयत्न करें। शुक्र की दशा इनके लिए कैसी है? तो मारक दशा है। क्यों? क्योंकि शुक्र इस कुंडली में षष्ठेश बनते हैं, तो षष्ठेश और लाभेश होने के चलते छठे से छठा वो पूरी तरह से मारक ग्रह बन गए। मारकेश की दशा में अगर देश छूट जाए तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाएगा। गौर करिएगा कि आज के समय में ये वरदान है लोगों के लिए, लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञों की नजर में अपने स्वदेश को, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पृथ्वी अपनी धरती को छोड़ देना, अपने जन्मस्थान को छोड़ देना, ये मृत्यु तुल्य कष्ट ही माना जाएगा। तो सबसे बेहतर तो फिर यही है कि अगला 20 साल आपके जीवन काल में शुक्र की दशा चलेगी, आपको बाहर ही चले जाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट विदेश का स्वामी जाकर के स्वदेश भाव में बैठा हुआ है। तो अगर आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है तो सबसे बेहतर विकल्प है कि आप विदेश चले जाइए। फिर आपको बीएड वगैरह के नाम पर कहीं टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आपने लिखा है कि मैं विदेश जाकर के नौकरी करना चाहता हूं, फिर तो अब जाहिर सी बात है बीएड के आधार पर तो मुझे कहीं नहीं लगता कि विदेश में कोई नौकरी मिलने वाली है। पर फिर भी जो नौकरी मिल जाए, अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हो और विदेश जा सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं सरकारी नौकरी की ओर। पहला प्रश्न और आपका दूसरा प्रश्न एक दूसरे को काट रहा था, इसलिए इस प्रश्न को मैं पहले रख लिया। अब आते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के बारे में कुंडली क्या कहती है। देखिए, देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम में बैठे और फल चतुर्थ का दे रहे हैं। शिक्षा, जाहिर सी बात है बीएड इत्यादि करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी प्रायः लोग करते हैं। धनुलग्न की कुंडली है तो धनुलग्न के जातकों को शिक्षक के रूप में देखा गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब शनिदेव को रिसर्च का मुख्य कारक ग्रह माना गया है और पंचमेश जाकर के लग्न में बैठे हैं, तो लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन और पंचमेश का जाकर के लग्नगत हो जाना शिक्षा के दृष्टिकोण से तो अच्छा ही है। निसंदेह इससे आपके व्यक्तित्व का एकदम उभार हो जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जाकर के आप सबसे सफल व्यक्तित्व पाएंगे अपने आप को, पर अगर आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो शिक्षक बनने का योग तो हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये हुई सामान्य कुंडली की बात। अब हम आते हैं उस विषय पर। ऑलरेडी आप देखिए 88 के हैं आप, अभी आप बीएड ही कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी कम से कम पीछे तो चल रही है। अब तक आपको टीचर हो जाना चाहिए था अगर आपको यही करना था तो। एक दूसरा, अभी आपको जस्ट अब 7.5 भी लगेगी। शुक्र की दशा और 7.5 दोनों के दोनों एक साथ लगने जा रही है। जनवरी में आपको 7.5 लगेगी और फरवरी में आपको शुक्र की दशा। शुक्र अपना ऑलरेडी प्रभाव देना शुरू कर चुके होंगे। मेरी राय है अगर आप अपनी डिग्री पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। मैं आज तक किसी को ना नहीं कहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि अलग बात है कि कुंडली के योग ठीक है जो कह रहे हो, पुरुषार्थ इंसान के जीवन में सबसे जरूरी है, उसका पुरुषार्थ प्रारब्ध फिर साथ देने लगता है। तो आप जरूर प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन मेरी अंतिम राय जो है आपके दूसरे प्रश्न के साथ है कि अगर आप विदेश जाकर के नौकरी करना चाहें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा? कोई गंभीर बीमारी का योग तो नहीं, मैं मांगलिक हूं या नहीं, शनि की 7.5 से मेरे जीवन में क्या प्रभाव होगा, मेरे अपने परिवार दोस्तों एवं रिश्तेदारों से संबंध कैसा रहेगा, कुंडली में कोई दुर्घटना या कलंकित होने के योग तो नहीं है। अच्छा, कमाल का ही फिर ये प्रश्न है। अगर आप सोचते हैं कि आपका नाम हो और अगर आप ये सोचते हैं कि बदनामी ना हो तो आप नाम को भूल जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका खूब नाम हो पर आप ये सोचते हैं कि मेरी बदनामी तनिक भी ना हो तो आप विश्वास मानिए आप नाम भी नहीं चाहते। भाई नाम अगर आप चाहेंगे तो वो नाम किस नींव पर खड़ा होगा? बदनामी की नींव पर। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रकाश चाहिए तो अंधकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अकेले कभी आ ही नहीं पाएंगे।
तो ये जब आप सोचते हैं कि नाम होगा कि नहीं, मेरा जीवन कैसा होगा, समाज में कहीं कोई कलंक, तो कलंक चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है जब आप कदम उठाएंगे तो लग सकता है। सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ होने के कारण निसंदेह इस कुंडली में बदनामी के भी योग हैं। खैर, आने वाला जीवन कैसा होगा, देखिए अभी इस जीवन की बात कर चुका हूं कि अगला 20 साल आप शुक्र की दशा में जाएंगे। अब ये शुक्र अकारक है तो ऐसा नहीं है कि अपना प्रभाव देंगे ही नहीं देंगे ही देंगे, फलतः स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अब शुक्र से संबंधित जो रोगें होती हैं वो रज रोग होता है, सुख से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी मधुमेह इत्यादि जैसे रोग जो हैं सुख से उत्पन्न होने वाले, मूत्र रोग इत्यादि वो देते हैं, तो वो देंगे ही देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो स्वास्थ्य का तो ख्याल आपको रखना ही होगा, आने वाले समय में स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। गंभीर रोग अब मधुमेह को तो नहीं माना जा सकता, तो हाँ स्वास्थ्य में यही परेशानी है। एक दो और बात, मंगल शनि की युति लग्न में है और चलित में भी देखने पर 12वें का फल दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के चोट चपेट, एक्सीडेंट और ऑपरेशन के भी एकाध योग बन रहे हैं, वो सब शुक्र की दशा में घटित होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए, खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। वैसे भी आप धनुलग्न के हैं, खान पान पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। द्वितीय पति लग्न में जाकर के बैठे हैं तो कहीं बुरी आदत के रूप में कोई लत वगैरह न लग जाए, जैसे शराब इत्यादि, तो इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। और रही बात मांगलिक की, तो मंगल लग्न में का फल दे रहे हैं, अगर 12वें का भी फल देते हैं तब भी आप मांगलिक होते हैं, तो बिल्कुल आप मांगलिक हैं। और 7.5 का आपके जीवन पर सबसे बढ़िया प्रभाव यही माना जा सकेगा मेरे दृष्टिकोण से कि आप भारत छोड़कर विदेश चले जाइए। 7.5 का अपना काम तो होना ही होना है, यहाँ रहेंगे तो मानसिक अशांति होगी, संभव है गृह कलह कराए, और इससे बेहतर ये हो कि चूंकि केंद्र में है ये दोनों, एक दूसरे से चौथे दसवें के संबंध में है, तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो सबसे बेहतर तो फिर यही होगा कि आप 7.5 के इस दौर में देश छोड़ने का अगर कुछ रास्ता आपको, अब मैं जानता हूं कि मेरे लिए कहना जितना आसान है उतना उत्तर प्रदेश में रह रहे लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मुंबई में होते, गुजरात में होते, जो समुद्र के तट से जुड़े हुए जगह हैं, वहां के लोगों के लिए आसान हो सकता है। यहाँ के लिए तो बहुत मुश्किल है कि आप सीधा उठें और विदेश चल दें, बड़ा आसान तो नहीं है। पर फिर भी अगर आपके पास कोई विकल्प हो, जाहिर सी बात, हमने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न पूछा तभी होगा, या तो केवल प्रश्न पूछ डाला है या कोई विकल्प होगा। अगर आपके पास है तो विदेश चले जाइए। तो 7.5 का ये सबसे बेहतर प्रभाव मैं समझता हूँ कि अपने घर से जब आप दूर होते हैं तो मानसिक अशांति और परेशानी होती ही होती है, तो यही माना जाएगा कि भाई 7.5 का अपना प्रभाव है और मानसिक अशांति आपको दे रहे हैं वो। बाकी 7.5 के दौरान हाँ, यहाँ पर अगर आप होते हैं तो जो आपने पूछा है कि दोस्तों रिश्तेदारों के साथ 7.5 का अपना प्रभाव होगा, वो चतुर्थ भाव में ही बना हुआ है। इनके साथ संबंध में कलह, मतभेद की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। मैं खुद का व्यवसाय करना चाहता हूं, क्या सफलता मिलेगी? अगर करूं तो कौन सा व्यवसाय करना उचित होगा? अच्छा, बुरा मत मानिए, आप मीन राशि के हैं और इसका सीधा सीधा पूरा प्रभाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप विदेश जाना चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं कि व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर मेरे दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भाई इंसान बनाया ही इसलिए गया है कि बहुत अधिक से अधिक काम करे वो, लेकिन कब? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पहले एक। जब तक आप एक पर सफल नहीं होंगे, आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें, इसका मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। धनु लग्न की कुंडली है और अभी आपके कुंडली में जो समय आ रहा है, एक ही लाइन याद रखिए, नौकरी करिए। व्यापार के बारे में विचार ही नहीं करना, अभी दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं, केवल और केवल नौकरी। सो कौन सा का तो सवाल ही नहीं उठता है। मेरी शादी में परेशानियां आ रही हैं, क्या मेरी कुंडली में शादी के योग हैं, प्रेम विवाह के योग हैं या अरेंज मैरिज के? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या मेरी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग है? मुझे कितनी संतानें होने वाली हैं? संतान कितनी होने वाली है तो समय तय करेगा। खैर आइए देखते हैं। विवाह में विलंब होने के पीछे सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का और राहु की दृष्टि का पड़ना है। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि सप्तम पति का जाकर के आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाना, अपने ही घर से षडाष्टक योग लगा देना कहा जाता है इसको। तो ये दाम्पत्य को खराब करने की बात को कह रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, विवाह घर परिवार की मर्जी से ही होगा, जन्मस्थान से उत्तर दिशा की ओर विवाह की प्रबल संभावना है। अब आप जब तक कुछ कर न रहे हो बेहतर, तो विवाह होने में भी दिक्कत आती है। शनिदेव अपना काम कर ही रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते विवाह विलंबित होने वाला है। और वैवाहिक जीवन कैसा होगा तो कह चुका हूं कि सप्तम पति जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, कि जो कि अपने ही घर से षडाष्टक योग, और बुध जब अकेले हैं तो सीधी सी बात है कि ये शुभ ग्रह के रूप में गणना इनकी होगी। बुध एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों बनता है। चंद्रमा भी ऐसे ही है और बुध भी ऐसे ही है। बुध पाप ग्रह के साथ होने पर बन जाते हैं। अब ये बुध कैसे हैं तो आप देखिए, शनि और राहु के मध्य पाप कर्तरी योग में है और सप्तम पति जाकर के बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो ये जीवन साथी के जान तक जाने की बात को प्रदर्शित करता है। अर्थात पत्नी के मृत्यु का भी ये कारण बनेगा।
फलतः जब भी विवाह करिए पूरी कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। विवाह का योग तो अभी भी चल रहा है प्रबल, क्योंकि मीन राशि है आपकी और मीन पर ही देवगुरु चल रहे हैं। अप्रैल के बाद जब ये परिवर्तित हो जाएंगे तो समझ लिए कहीं ना कहीं विवाह के लिए 1 साल और इंतजार की बात रह जाएगी। अब चलिए कुल मिलाकर के शुक्र की दशा आ रही है, उसमें विवाह तो हो ही जाएगा, विवाह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चाहे जैसा भी हो सप्तम पति के पास 19 अंश का बल है, गुरु के पास बहुत अच्छा बल तो नहीं है लेकिन इतना बल तो है ही कि विवाह हो जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा, कुंडली बिना मिलाए विवाह किया तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा। संतान की बात करें तो देवगुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, पाप ग्रह के रूप में वो एक केतु से जरूर दृष्टि मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और फल चतुर्थ का दे रहे हैं। देवगुरु का पंचम में होना वैसे तो भावनाश शब्द का इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि वो लग्नेश है और पंचमेश के साथ उन्होंने परिवर्तन किया है इसलिए भावनाश नहीं होगा। अतः आपको बच्चे होंगे, बच्चा होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देवगुरु का पंचम में होना ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है संतान के लिए। ऐसी अवस्था में जातक की संतति से, विशेषकर प्रथम संतति से सदैव विरोध बना रहता है। दूर की कौड़ी है, अभी इसके लिए चिंता करने का, दूर की कौड़ी इसलिए नहीं है, आपकी उम्र के हिसाब से तो ये पीछे की कौड़ी है, आपके उम्र के हिसाब से पीछे की कौड़ी है, दूर की कौड़ी नहीं है, वो तो लेट हो चुका है आपके लिए। लेकिन अभी तक जब तक विवाह ही नहीं हुआ तब तक बच्चा हो, ये तो वही वाली बात है कि दशरथ जिस बात को लेकर के खुश थे कि चलो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है कि बच्चा हो तो बच्चे के वियोग में तड़पो, यहाँ तो बच्चा ही नहीं है तो बच्चा हो तब तड़पूंगा, ये अलग बात है। पहले हो तो देखा जाएगा, उसके साथ अगर परेशानी भी आती है तो भी देख लिया जाएगा, पर विवाह पहले हो जाए। और कितनी तो संतति होगी ये बात है। आज के समय में 15 संतति किसको हो रही है, 1 से 2, और तो कोई ज्योतिषी यहाँ तर्क लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या मेरी कुंडली में बड़ी गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन का भी योग बनता है या नहीं, शुक्र की महादशा कैसे बीतेगी। अब अभी बता चुका हूं कि शुक्र की दशा आपके लिए बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, चूंकि शुक्र वो ग्रह है, ज्योतिषशास्त्र क्या कहता है कि एक आम से आम व्यक्ति जिसके जीवन काल में 2 जून की रोटी जिसको प्राप्त न हो रही हो, उसके लिए भी शुक्र की दशा राजयोग कारक स्थिति उत्पन्न करती है। अब वहां उसके लिए राजयोग रोटी ही है, याद रखिएगा। राजयोग शब्द का इस्तेमाल के बाद लोगों के दिमाग में सीधा यही दिमाग में आने लगता है कि सिंहासन और माथे पर मुकुट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं है कहीं। यहां राजयोग का मतलब आपकी स्थिति के अनुरूप, जिसको 2 जून की रोटी नहीं उसको रोटी मिलेगी, यही है राजयोग। जिसके पास नौकरी नहीं उसके लिए नौकरी के रास्ते बन सकते हैं, आय का साधन बनेगा, यही है राजयोग। तो आपके लिए कहीं ना कहीं इन चीजों की व्यवस्था शुक्र करेंगे। एक दूसरा, शुक्र चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं और चतुर्थ पति जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हैं जो कि लग्नेश है। ये बात तो निसंदेह इस कुंडली में 100% सिद्ध होता है कि भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों का बहुत अच्छा योग है। अब अलग बात है कि हर चीज आपकी कुंडली में विलंबित है, शनिदेव के लग्नगत होने के कारण तो चीजें विलंबित हैं और रहेंगी। परंतु एक और अच्छी बात है, और वो क्या है, तो वो है आपकी कुंडली में पराक्रमेश का जाकर के लग्न में बैठना, धनेश बनकर के और पंचमेश के साथ। सो ज्योतिष शास्त्र कहता है अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपने बुद्धि विवेक के दम पर निरंतर अगर प्रयत्नशील रहे, पुरुषार्थ करते रहें। देखिए आपकी कुंडली लग्न जबरदस्त है, धनु लग्न, ये अद्भुत लग्न माना गया है। ज्योतिष शास्त्र ने लग्न में इसको सर्वश्रेष्ठतम लग्नों में से एक माना है। पर आपकी जो राशि है मीन, संभव है कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं पूछ ही रहा हूं तो सारे प्रश्न पूछ लूं, लेकिन आपके प्रश्नों की तारतम्यता बता रही कि इसमें अनबैलेंस स्थिति है। ये कहीं ना कहीं मीन का प्रभाव है कि ये भी कर लूं कि वो भी कर लूं। आपने कहा है नौकरी भी कर लूं, व्यवसाय भी कर लूं, विदेश भी चला जाऊं, यानी कहीं ना कहीं ये संशय की स्थिति है। पर मैंने एक पर मुहर लगा दी है, विदेश, जो इस कुंडली में सर्वश्रेष्ठतम दिखता है। सो अगर कहीं से भी आपके पास कोई लिंक जुड़ता हो, कोई व्यवस्था आपकी बनती हो, तो आप सब कुछ छोड़ करके विदेश जाने का प्रयत्न करिए, आपकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। अब एक गंभीर समस्या और खड़ी होती है, ये ज्योतिष से पृथक है। क्या? देखिए परिस्थिति बदल गई है। पहले तो आपके पास कायदे का शायद काम नहीं है जिसके चलते अभी तक विवाह नहीं हुआ हो। चलिए मान लिया आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में माता के घर में मैंने चंद्र शुक्र की युति को देखा है, तो मैंने कहा कि माता को भद्र बना देता है, बहुत बढ़िया बना देता है। संभव है आपकी माता या पिता दोनों कर रहे हो कुछ, उनके चलते आपके पास व्यवस्था हो, पर जब तक आप कुछ न करें तो आज कल पूछने वाला कोई नहीं है। उसमें भी एक बड़ी समस्या, अगर आप विदेश चले जाते हैं तो विवाह होने में और मुसीबत आ जाती है। यहां है तब तो फिर भी ठीक है, विदेश चले जाते हैं तो विवाह होना और मुश्किल हो जाएगा, फिर तो होना ही नहीं है। अब मेरे पास जो विकल्प है, अप्रैल तक योग है, अगर किसी तरह से इसी दौरान विवाह हो जाता है तो अच्छी बात, और फिर इसके बाद आप विदेश चले जाइए। अब बड़ा गंभीर प्रश्न एक और खड़ा होता है कि खड़े पांव आप पत्नी को लेकर तो जा नहीं सकते हैं, यही हो सकता है कि पत्नी को छोड़ के जाना पड़े। और मेरे तरफ से जो इस कुंडली का प्रमाण, जो अच्छा रिजल्ट निकल रहा है वो विदेश में ही निकल रहा है।
तो मेरी तरफ से तो राय यही है कि अगर आपके पास विकल्प है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ दिन आप रुक जाइए, फिर थोड़ी दिनों तक पत्नी को यहाँ छोड़ करके नौकरी के लिए वहाँ जाइए, कुछ नौकरी आपको मिल जाए, करिए चाहे जो भी मिल जाए, और फिर धीरे धीरे अगर व्यवस्था बने तो आप सब पत्नी को वहाँ जा सकते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखना है। इस कुंडली के हिसाब से पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखता है, वो ख्याल आपको रखना होगा। अब आइए आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ। 7:30 शुरू होने जा रही है, हनुमान जी की आराधना करिए। बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी की आराधना ही एकमात्र वो उपाय है जो आपको सुरक्षा देने वाला है, तो हनुमान जी की आराधना करिए। यहां एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तमी है, क्योंकि जन्मांक और नौमांश दोनों में मेष राशि में, परंतु डिग्री उनकी बेहद कमजोर है, सो षडबल में वो बहुत बली नहीं हो पा रहे हैं। और आपका जन्म भी कितने बजे हुआ है? सुबह में 4 बजे हुआ है। तो सुबह में जब 4:26 पर आपका जन्म होगा तो सीधी सी बात है कि ये वो टाइम होता है जहां सूर्योदय नहीं होता, यानी रात्रि का काल हो गया। फलतः सूर्य, गुरु, ये सारे ग्रह वहां कमजोर हो जाते हैं। तो गुरु को बल देने के लिए आप गुरु का रत्न भी चाहे तो धारण कर सकते हैं, पुखराज इत्यादि। तर्जनी उंगली में लगभग 7.25 रत्ती का केसर का इस्तेमाल करना, केसर का तिलक लगाना। हल्दी का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करिए। अब बहुत अधिक मात्रा में ऐसा नहीं कि पीलिया वाली स्थिति उत्पन्न हो, लिमिट में, जो सिस्टम में काम करे, जो नियम से हो, जो खराब न करे, आपको खराब हानि न पहुंचाए, ऐसा। तो आप हल्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए, खाने में भी, नहाने में भी। पीला वस्त्र इत्यादि धारण करिए ताकि गुरु को बल मिले, इससे विवाह की भी स्थिति बनेगी और गुरु को भी बल मिलेगा। पुखराज भी आप धारण कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना तो करते करते रहना है आपको। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, तो ये काम आप करिएगा। अब अगर आप कल को विदेश जाने की तैयारी करें तो आप चाहे तो एक मूंगा भी पहन सकते हैं, लेकिन विदेश जाना हो तब, यहां रहना हो तो मूंगा आपको नहीं पहनना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण में है, हालांकि दोनों के बीच, सूर्य और राहु के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि ग्रहण से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। सूर्य को नियम से जल दीजिए तो आपको इससे भी फायदा मिलेगा। और आपने कहा है कि बदनामी या कलंक, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं, जिसके योग है, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिए और खान पान में कभी भी मद्यपान, मांसाहार, विशेष करके मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। तो आपको अगर डर है इस बात का कि कहीं बदनामी ना हो, तो उससे आप बच जाएंगे। एक और काम करें तो आपको और फायदा मिले कि घर के आसपास कोई मंदिर चुन लीजिए और उस मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन किया करिए। इससे आपके गुरु भी बली हो जाएंगे, लग्न को भी बल चला जाएगा। तो बस इतने उपाय करिए, निसंदेह आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और बाहर जाने की तैयारी करिए। प्रिय दर्शकों, आप अगर इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।